Hello students, myself साक्षी एंड आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के डिस्कशन को। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा और कल मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन दिया था कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से हमारा वैकेंसी जूनियर इंजीनियर जेई और असिस्टेंट इंजीनियर एई का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करवा रही है। ठीक है, जो सारे डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके कॉमन रिक्रूटमेंट ले रही है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बता दिया था और मैं आपको आज भी बता दे रही हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ करवाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो एनर्जी डिपार्टमेंट होता है वो मेनली तो तीन डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, जैसे ये एमपी पावर जनरेशन कंपनी है। ठीक है, ये जनरेटिंग कंपनी है हमारी, जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले तो एक कंपनी आती है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। सेकंड मैंने कल आपको आज भी अभी भी मैं बता रही हूँ कि पावर ट्रांसमिशन कंपनी आती है। ठीक है, और थर्ड हमारी आती है ये पावर मैनेजमेंट कंपनी, जो क्या करती है सारी कंपनीज़ का मैनेजमेंट करती है। ठीक है, देखिए लिखा है होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल द 3 स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो और ये जो तीन हैं ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस ये इंदौर, भोपाल और जबलपुर जोन में बटी हुई है। ठीक है, जैसे ये मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये देखिए ये जैसे ये जो लिखा है ये, अरे एक सेकंड, हाईलाइट, ये देखिए ये जो है पूर्व क्षेत्र की है, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण। ठीक है, ये जो है एमपी की हमारे मध्य क्षेत्र की है विद्युत वितरण, और ये जो है हमारी पश्चिम क्षेत्र की है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये कहाँ की है, डिस्ट्रीब्यूशंस की है। ठीक है, ये एक इंदौर जोन की है जिसमें ठीक है, ये इंदौर जोन की होगी, ये भोपाल जोन की होगी और ये जबलपुर जोन की होगी। इनका नाम आता है जैसे मध्य प्रदेश पूर्व केंद्र विद्युत वितरण। ठीक है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे ये पावर जनरेटिंग तीन, एक तो पावर जनरेशन की है, फिर है पावर ट्रांसमिशन की, और ये तीसरी जो बड़ी वैकेंसी है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की है। ठीक है, और ये जो मैनेजमेंट कंपनी है ये सबका मैनेजमेंट करती है। अब इसमें पोस्ट नहीं है अभी। ठीक है, अपने लिए पोस्ट शायद 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा भी इनके फंक्शंस क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है ये मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी। क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करती है। पावर मैनेजमेंट ये इलेक्ट्रिसिटी का मैनेजमेंट करती है। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी से, ये देखिए तीनों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ये तीनों जोन मिलाकर एक कॉमन रिक्रूटमेंट हो रहा है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपसे प्रेफरेंस फिल करवाएगा कि आपको पहले कौन सा चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, तीसरा कौन सा चाहिए। ठीक है, तो जब फिर आपको जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस हो वो आप बहुत अच्छे से फिल करिएगा ताकि आपको अपने जो आप चाहते हैं वो पोस्ट मिल पाए। ठीक है, तो अब हम इसके सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं आज थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने सिलेबस डिस्कशन पे और एग्ज़ाम पेपर पैटर्न पे। ठीक है, तो आइए चलिए देखिए। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बताया था कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का एक पेपर होगा।
उसके बाद क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 ही होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे, इस 100 क्वेश्चंस में आपको जो 75 नंबर्स क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये देखिए ये 75 जो क्वेश्चंस रहेंगे ये हमारे ओवरऑल टेक्निकल से रहेंगे, 75 क्वेश्चंस, ठीक है। किसके रहेंगे? टेक्निकल के। टेक्निकल मीन्स मतलब अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से फॉर्म फिल किया है या मैकेनिकल से फॉर्म फिल किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर्म फिल किया है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म फिल किया है तो आपको 75 क्वेश्चन उस फील्ड के देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपको नॉन टेक्निकल रहेंगे। नॉन टेक्निकल मतलब आपको जीके, जीएस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, साइंस, कुछ भी जीके में साइंस भी मेंशन ही है, ठीक है। तो अब आपको इसमें नॉन टेक्निकल रहेगा। नॉन टेक में उन्होंने एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस मेंशन करके दिया है, ठीक है, नॉन टेक। अब इस नॉन टेक में आपको उसने 25 मार्क्स का आएगा, तो इसमें अभी मेजरली तो इन्होंने 2 चीज़ें बताई है। एक तो एप्टीट्यूड बोला गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, ठीक है। और दूसरा उसने बताया हमको जीके, जीएस। अब जीके, जीएस में करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और ऑल, इतनी बात आपको शायद समझ आ गई होगी अब, ठीक है। इसमें मैं आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता देती हूँ कि देखिए पेपर जो होगा 2 आवर्स का होगा, ठीक है। पेपर जो होगा 2 आवर्स का होगा, मतलब 120 मिनट का, ठीक है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको कल भी बता दी थी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 टेक्निकल रहेगा, 25 नॉन टेक रहेगा। नॉन टेक में एप्टीट्यूड, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके मेजरली, देखिए इसमें जो वैकेंसीज़ हैं ये ओवरऑल सब ब्रांचेस के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, जो कि 240 पोस्ट है, 240 पोस्ट है, ठीक है। लेकिन अब इन 240 पोस्ट में हमारे सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। कौन से? डिप्लोमा एंड डिग्री स्टूडेंट्स, और वो भी एमपी के भी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 240 पोस्ट के लिए एमपी स्टेट के ऑल डिप्लोमा एंड डिग्री स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एंड अदर स्टेट के भी डिप्लोमा एंड डिग्री स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अब आपको इसका जो टेक्निकल पेपर रहेगा 75 क्वेश्चंस का, उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ मैं आज थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, ठीक है। टेक्निकल जो हमारा 75 क्वेश्चंस रहेंगे उसको हमको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो देखिए इतना आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 75 क्वेश्चंस टेक्निकल होगा, 25 क्वेश्चन नॉन टेक होगा। नॉन टेक में एप्टीट्यूड, जीके, जीएस उन्होंने दिया है। इसके अलावा मुझे यहाँ लगता है कि शायद रीजनिंग भी आ सकता है, इसलिए आप रीजनिंग भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना। ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो रीजनिंग भी आया है, ठीक है ना। कुछ पेपर्स में इंग्लिश भी दिया है, लेकिन आप रीजनिंग तो पढ़ के ही जाइएगा, ठीक। अब हम आते हैं अपने टेक्निकल सिलेबस पे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये मेरा अजम्पशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें मेनली क्या होगा, डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होंगे। 2 तरीके के स्टूडेंट्स रहेंगे, डिप्लोमा प्लस डिग्री, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि दोनों स्टूडेंट्स एलिजिबल हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि डिप्लोमा में जो सिलेबस है वो तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। सिर्फ डिप्लोमा में हमारा 3 साल का डिप्लोमा होता है, इसमें हमारे 6 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। और डिग्री में हमारा जो 4 साल का डिग्री होता है उसमें फर्स्ट ईयर तो हमारा बेसिक रहता है और 3 इयर्स का जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है,
ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि डिप्लोमा वाले बच्चे जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 3 इयर्स में, उसमें भी फर्स्ट ईयर तो उनका बेसिक ही रहता है, ठीक है। जो थर्ड सेम से हमारे जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, वो बच्चे थर्ड फोर्थ सेम में जो पढ़ते हो आप, फिफ्थ सेम में जो पढ़ते हो और सिक्स्थ सेम में पढ़ते हो, ये सब चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिकल से, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी शुरुआत थर्ड सेम से होती है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको सारे हर ब्रांच के कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन डिग्री में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए डिग्री में मैं ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए जो प्राइवेट हमारा जो आरजीपीवी है, क्या है ये, यूनिवर्सिटी है भोपाल का, ठीक है, जो हमारे डिग्री अपने बी करवाती है, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। मतलब हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें प्योर इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से ही बी होता है या बीटेक होता है, ठीक है। ये हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात हो रही है जो आरजीपीवी से एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपने कुछ भी XYZ कॉलेज, MITS, वैष्णव, कुछ भी इंस्टीट्यूट आप ले लो जो भी प्राइवेट हैं, वो प्योर इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग नहीं करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी मतलब कॉलेज में पूछेंगे तो उनका ब्रांच रहता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्रांच ये है, प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा अगर डिप्लोमा में रहता है तो उसको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रहता, उसको प्योर इलेक्ट्रिकल रहता है। डिप्लोमा में जब बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है और जब वो बी में प्राइवेट कॉलेज में जाता है तो उसको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिलता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिलता है तो उसको यहाँ जो सब्जेक्ट रहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड रहते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। लेकिन वही बच्चा अगर यहाँ कहीं किसी अपने स्टेट के किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा होता है या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ा होता है तो उसमें वो प्योर इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। क्या पढ़ता है? प्योर इलेक्ट्रिकल। अब प्योर इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि कुछ ही सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल के ही रहते हैं, और इसमें क्या रहते हैं? दोनों सब्जेक्ट्स रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में दोनों ऑल सब्जेक्ट्स रहते हैं, इलेक्ट्रिकल के तो रहते ही रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी यहाँ रहते हैं, ठीक है, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। तो मेरा ये सब चीज़ डिस्कशन करने का ये मीनिंग है कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि उसने अपने को कोई सिलेबस मेंशन नहीं किया है। तो मेरा ये कहना है आप ये सब डिप्लोमा डिग्री ये सब चीज़ें, ये तो खैर मैंने आपको एक ऐसे ही बताया है, लेकिन मेरा ये अजम्पशन है कि हम पेपर को दो तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। या तो प्योर इलेक्ट्रिकल बेस्ड पेपर हो डिप्लोमा डिग्री लेवल पे, या फिर उसमें इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड पेपर हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप दो तरीके से अपनी तैयारी को लेके चलिएगा। जैसे एक तो देखिए इलेक्ट्रिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन कुछ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चे अपने डिप्लोमा में, जो स्टूडेंट्स अपने डिप्लोमा में नहीं पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे सिग्नल सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ये सब चीज़ें डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अब पता चला आप पेपर देने गए वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी, मतलब 100 मार्क्स 75 मार्क्स में से आपको 10-12 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, तो आप क्या करेंगे? ये तो बोल नहीं सकते ना कि हमको डिप्लोमा में ये सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। तो आपको, मेरा कहने का मतलब है आपको हर तरफ से अपने अपने पेपर को एनालिसिस करके आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि पेपर तो वैसे डिप्लोमा लेवल से थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, मतलब ये नहीं बोल सकते आप डिप्लोमा लेवल पे ही आएगा पेपर का लेवल तो डिग्री को टच करेगा हल्का सा, ठीक है। मतलब डिप्लोमा से थोड़ा सा लेवल अप रहेगा और डिग्री से थोड़ा सा नीचे रहेगा।
कहने का मतलब ये है कि आपको डिप्लोमा से थोड़ा सा अप लेवल का पढ़ना होगा, ठीक है। अब अगर पेपर इजी आ जाता है तो वो आपका लक है, अदरवाइज़ आपको माइंड सेट तो इसी तरीके का करके जाना होगा कि पेपर लेवल अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिएगा। जो जो डिप्लोमा में तो बच्चे पढ़ते ही हैं और डिग्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन डिप्लोमा में जो लेवल रहता है वो कम रहता है, डिग्री में थोड़ा सा लेवल उसका हाई रहता है। बस यही डिफरेंस होता है डिप्लोमा डिग्री में, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। तो ठीक है, मैं आपको क्या बता रही थी, एक सेकेंड ओके, वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैं आपको बता रही थी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तो सारे सब्जेक्ट A to Z, देखिए डिप्लोमा और डिग्री लेवल के सब्जेक्ट्स तो सेम ही रहते हैं, बस अंतर कहाँ आता है, थोड़ा सा उसमें जो अपना लेवल रहता है वो अप हो जाता है। किसमें? डिग्री में आपको डिटेल में पढ़ना होता है। डिप्लोमा में आप सिर्फ मतलब डिप्लोमा में आप प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा लेते हो, डिग्री में आपको उतना प्रैक्टिकल नॉलेज आई थिंक नहीं मिल पाता है, क्योंकि ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आप ये डिप्लोमा डिग्री से थोड़ा सा बाहर आइए और आप ये सोचिए कि जो एसएससी में हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं एसएससी में, ठीक है। अब वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैं आपको जो जो सब्जेक्ट्स के नाम लिखवा रही हूँ आप वो तो प्रिपेयर करिएगा, उसके अलावा कुछ और भी बताऊँगी वो भी प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हमारा नेटवर्क रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी पढ़ते हैं इसको नेटवर्क थ्योरी के नाम से, जिसमें हम अपना थ्योरम्स पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में, एक्टिव पैसिव और रेजोनेंस पढ़ते हैं, थ्योरम्स पढ़ते हैं, एसी सर्किट डीसी सर्किट एनालिसिस पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ट्रांसिएंट सर्किट पढ़ते हैं, 3 फेज सर्किट पढ़ते हैं, पॉलीफेज सर्किट पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है पूरा, ठीक है। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ये सब वैसे अपने एसएससी के सब्जेक्ट्स भी हैं। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्ज़ाम्स लेता है उसके सिलेबस भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा सब्जेक्ट आता है मेज़रमेंट। तीसरा सब्जेक्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट, ठीक है। अब मशीन्स में भी देखिए, अब लिखने को ये है कि ये बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन ये जब इसको आप पढ़ेंगे ना तो सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डीप में भी और बहुत बड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट लिख रही थी मैं, मेज़रमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट। फोर्थ हमारा सब्जेक्ट होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट है, ये तो हमारा कॉमन ही है, हम पढ़ते ही हैं, एसएससी में भी पढ़ते हैं हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। देखिए, अब इस मशीन को हम अपने डिप्लोमा डिग्री में मशीन 1 और मशीन 2 के नाम से पढ़ते हैं। मतलब एक सेमेस्टर में मशीन 1 पढ़ते हैं और दूसरे में हम मशीन 2 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हमको ओवरऑल मशीन पढ़नी पड़ेगी। एसी मशीन, डीसी मशीन, स्पेशल पर्पस मशीन, ट्रांसफार्मर, उसके बाद उसके मिसलेनियस। और मेज़रमेंट में भी ऐसे ही रहता है कि हम मेज़रमेंट को 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, मतलब 2 पार्ट में, एक तो इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट और एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट के नाम से पूरा पढ़ना पड़ेगा उधर, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस डिपार्टमेंट के हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है ये सब्जेक्ट्स, पावर सिस्टम, ठीक है। अब पावर सिस्टम बोलने को है, इसमें 4 पार्ट होते हैं ना, मतलब सिलेबस बहुत बड़ा है। कहने का ये मतलब है कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत टाइम देना होगा, ठीक है। देखिए,
देखिए अब इसमें क्या होता है, एक तो हमारा जो जनरेशन है, जो कंपनी हमारे लिए पेपर कंडक्ट करवा रही है, जैसे हम जनरेशन पढ़ते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, जनरेशन पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। पावर प्लांट्स मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, कंजर्वेशन एनर्जी, ये सब पढ़ते हैं ना हम इसमें, कि सारे हमको हाइड्रल पावर प्लांट के बारे में पेनस्टॉक, सर्च टैंक, इसके न्यूमेरिकल होते हैं, हाई हेड, लो हेड, टरबाइन के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद इसका इकोनॉमिक्स, लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, और ये अपना डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हमें जब हम जनरेशन मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर रहे हैं, ये हम जनरेशन में पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है ट्रांसमिशन। जब हमने बिजली बना ली तो हमें उसको ट्रांसमिट करना होगा, तो हम ट्रांसमिशन, ये सिर्फ नाम के नहीं है, इसमें जनरेशन में कम से कम 5 चैप्टर है, ठीक है। ट्रांसमिशन में भी 5 होंगे, HVDC, HVAC इनके, और केल्विन्स लॉ जाएगा इसमें, स्किन इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट, और ओवरहेड लाइन का पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, उनका पूरा एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपना ट्रांसमिशन हो गया। अब जब आपने बिजली बना ली, ट्रांसमिट कर दी, तो आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करनी पड़ेगी ना, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भी, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम अंडरग्राउंड केबल पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रिंग मैन, सर्विस मैन, लोड, डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, इंसुलेटर, सेक कैलकुलेशन पढ़ते हैं ना। और डिस्ट्रीब्यूशन में हम सारे इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन में हम टाइप ऑफ टावर्स भी पढ़ते हैं कि किसकी डायमेंशंस क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर कंडक्टर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, अंडरग्राउंड केबल पढ़ते हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन देखते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ते हैं, इंसुलेटर में सेक कैलकुलेशन करते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम एग्ज़ाम भी इसी का दे रहे हैं, और ये एग्ज़ाम में ज़्यादा इसका रोल प्ले हो सकता है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पावर सिस्टम ही आएगा पूरा, लेकिन मतलब ज़्यादा वेटेज इसका हो सकता है, ठीक है। अब चौथा हमारा पार्ट होता है स्विच गियर प्रोटेक्शन। पावर सिस्टम पढ़ने में ही कम से कम 15 दिन लग जाएंगे, अगर कोई शॉर्ट नोट मतलब पहले से कोई पढ़ रखा होगा और उसके शॉर्ट नोट रिवाइज करेगा तो, ठीक है, ढंग से क्वेश्चंस लगाएंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे, फॉर्मूलेस लिखेंगे। तो अरे वेट, स्विच गियर प्रोटेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, फ्यूज़, आइसोलेटर, और हमारे सर्किट ब्रेकर, उसके बाद हमारी रिलेज, उसके बाद जो भी प्रोटेक्शन का हमारा इक्विपमेंट रहता है उसके सारे, CTPT, ठीक है। ये जनरेशन, ये हमारे जो सबस्टेशन होते हैं उनमें जो जो चीज़ें रहती है उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्विच गियर प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों पार्ट्स, ठीक है, पावर सिस्टम के। अब ये कहने को है पावर सिस्टम में अब ये 4 पार्ट है, ठीक है। और मुझे ये मेन रोल प्ले कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में, ये और मशीन। अब मैं यही नहीं बोल रही हूँ कि इसी से ही पेपर आएगा, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज आ सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट मतलब यही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। तो हो सकता है कि जनरेशन में कितने न्यूमेरिकल आते हैं, आपको लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड करने को आ जाता है, आपको लोड कर्व से क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांसमिशन में आपको स्ट्रिंग इफिशिएंसी से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आपको इफिशिएंसी निकालने को आ जाती है हाइड्रल पावर प्लांट की, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सेक कैलकुलेशन आ जाता है। अब स्विच गियर प्रोटेक्शन में आपने रिले के प्लग सेटिंग, मल्टीप्लायर और ये क्वेश्चंस देखे होंगे आपने। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर भी हो सकता है और थ्योरिकल बेस्ड पेपर भी हो सकता है, और दोनों मिक्सअप पेपर भी हो सकता है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स तो हमारे SSC में भी होते हैं, जैसे हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल देखा, अभी मशीन्स देखा, मेजरमेंट देखा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखा, पावर सिस्टम। अब छठा, ये तो अभी मैं SSC के सब्जेक्ट्स बता रही हूँ, थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग, ठीक है, एक सेकेंड।
देखिए, तो हमारा जो छठा सब्जेक्ट रहता है ये हमारा रहता है UEET। ठीक है। अब ये UEET जो है ये तो अपना थ्योरी बेस्ड है। इसमें क्या क्या पूछ लेता है आपसे, फर्नेंस के बारे में, बॉयलर के बारे में, ट्रैक्शन के बारे में, रेलवेज़ में जो हमारी लॉन्ग लाइंस होती हैं या फिर हमारी अर्बन सबर्बन और मेन लाइन सर्विसेज होती हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट्स के बारे में पूछ सकता है। रेल में जितनी भी मतलब ट्रेन में जितनी भी अपनी मोटरें लगती हैं उनका जो स्पेसिफिकेशन या उनकी डिटेल्स पूछ लेता है, स्पीड कंट्रोल पूछ लेता है। ठीक है। और सातवां हमारा सब्जेक्ट होता है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। अब ये क्या होता है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, अरे चलिए लिखिए, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये हमारा इसमें आई रूल्स रहते हैं, III रूल्स रहते हैं। ठीक है। इसमें कुछ रूल्स रहते हैं जो सबस्टेशन से रिगार्डिंग रहते हैं, जैसे रूल नंबर 40 पूछ लिया आपसे, रूल नंबर 89 पूछ लिया, 90 पूछ लिया, अर्थिंग के बारे में पूछ लिया आपसे, उसके बाद आपसे पावर सर्किट, लाइट सब सर्किट के बारे में पूछ लिया, उसके बाद में आपसे हमारे जो तार रहते हैं ना, जैसे ग्राउंड वायर कहाँ कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, ये सब जो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो इसमें, ये भी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्ट्स, एक सेकेंड देखिएगा ध्यान से, मैं आपको ये बता रही थी कि ये सब्जेक्ट्स ये तो हमारे SSC में भी रहते हैं। ठीक है। क्या रहता है हमारा, बेसिक इलेक्ट्रिकल रहता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स रहता है, मेजरमेंट रहता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर, प्रोटेक्शन रहता है, UEET रहता है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग रहता है। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये सब हमारे SSC के भी सब्जेक्ट हैं। ठीक है। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है। ठीक है। अब वो देखिए, अब देखिए मैं आपको मतलब भ्रमित नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम पढ़ाई करते तब हमको उतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन जब हम पास आउट हो जाते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा आगे पढ़ना लिखना चालू करते हैं, जब भी जो भी मतलब एग्ज़ाम देने की तैयारी करते हैं या जो भी हमको रिसेंट चीज़ें, आजकल तो ऑनलाइन रहता है तो सब चीज़ें पता हो जाती हैं, लेकिन आज से 2-3 साल पहले इतना ऑनलाइन ज़माना नहीं था। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आजकल कुछ ट्रेंडिंग, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। ठीक है। और ये सब्जेक्ट्स भी रहते हैं। अब जैसे जो बच्चे अभी डिप्लोमा कर रहे होंगे उनको PLC SCADA होगा, PLC SCADA ऑटोमेशन की चीज़ें होगी, है ना, PLC SCADA। तो ये चीज़ें क्या रहती हैं, ये आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, कहाँ पर, प्लांट में। अब मैं आपको इसका ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये डिप्लोमा में सब्जेक्ट्स हैं PLC SCADA, कहाँ पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। ये भले आपने डिग्री में नहीं पढ़े होंगे और ये आजकल ये प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं, मान लीजिए आपको जनरेशन की ही बात करते हैं हम। ठीक है। मान लीजिए आपको कोई डैम है या कोई सर्च टैंक है या कोई पाइप है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो हो रही, तो आपको उसको कंट्रोल करना है, तो हम जाके खोलने थोड़ी ना जाओगे पाइप को, आप क्या करोगे, PLC में सेटिंग कर दोगे कि इस टाइम पे इतना वाटर फ्लो होना चाहिए और इस टाइम के बाद बंद हो जाना चाहिए। ऑटोमेटिक ऑटोमेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो वो चीज़ आजकल चलती है और ये चीज़ें हमारी प्रैक्टिकली हो भी रही है और इसी को यूज़ करते हैं। वैसा तो है नहीं कि 10 किलोमीटर दूर पे कोई प्लांट बना होगा तो इंजीनियर या जो भी टेक्नीशियन है वो वहाँ डेली जाया करेगा। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपना जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ PLC होती है, उस PLC में प्रोग्रामिंग होती है और उस PLC में प्रोग्रामिंग में स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि इस टाइम पे इतना वाटर फ्लो होना चाहिए, इस टाइम पे पावर का फ्लो इतना होना चाहिए। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक चीज़ें होती है ये सब चीज़ें। तो ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसी से भी क्वेश्चंस आजकल बनते हैं। अब ये चीज़ें हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस भी आपको मेरे हिसाब से देख के जाना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरा मतलब एनर्जी डिपार्टमेंट का पेपर है और ये लोग यूज़ करते भी हैं इन चीज़ों को, PLC SCADA बेस्ड। तो आपको PLC SCADA तो पढ़ना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। ये उसके अलावा ये डिप्लोमा में है सब्जेक्ट्स, अब हैं, पहले नहीं थे पर अब हैं, इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है।
तो मेरे हिसाब से आपको ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ के जाना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अभी जब 2 साल से एक पेपर ले रहा है, इवन PGCIL में भी इसके क्वेश्चंस आए हैं। PGCIL मतलब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो अपना सेंट्रल की अपनी PSUs कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, पावर ग्रिड, उसका भी पेपर है अभी फरवरी में, लास्ट में शायद। तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी आप ये सब देखेंगे। इवन UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद UPRVNL, ठीक है। उसके बाद ये जो PGCIL है, इसमें भी ये क्वेश्चंस आए हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पावर कंपनी है, ये उत्तर प्रदेश की जनरेशन कंपनी है, ये PGCIL है। PGCIL मतलब पावर ग्रिड, ठीक है। तो ये हमारा PSUs कंपनी है। तो ये इन तीनों के जो PYQ क्वेश्चंस पेपर है उसमें PLC SCADA के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहना पड़ रहा है कि आपको PLC SCADA पढ़ के जाना चाहिए। अब ये आपकी मर्ज़ी कि आप पढ़े ना पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आया तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमने नहीं पढ़ा था, ठीक। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कहीं से भी कुछ थोड़ा बहुत कहीं PDF या शॉर्ट नोट्स मिले तो आप इसको पढ़ के जाइएगा ज़रूर। मुझे जहाँ तक लगता है कि PLC SCADA देगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चल ही रहे हैं और प्लांट में और अपने सब में, इन जो चारों में ये यूज़ होता है, ठीक है। और ये इसके क्वेश्चन अब आ रहे हैं 2-3 साल से, तो लगातार ही आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब उसने सिलेबस तो मेंशन किया नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक नया सब्जेक्ट होता है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को तो ये सब चीज़ें पता होगी, लेकिन डिग्री वाले स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट्स नहीं पता होंगे। एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, इसमें एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट नाम से एक सब्जेक्ट होता है, वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, जिसमें एनर्जी ऑडिट के बारे में बताया जाता है कि आप एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो फाइनल डिप्लोमा के फाइनल सेमेस्टर में सब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये नहीं बोल सकते कि PYQ में तो PLC SCADA दिया ही नहीं है, वो इसलिए अब हो सकता है 4-5 साल बाद एग्ज़ाम ले रहा है तो हो सकता है PLC SCADA के 5 क्वेश्चन डाल दे, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट्स तो आपको PLC SCADA पढ़ना ही पढ़ना है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी होगी। उसके बाद आप देखिएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट, ये भी आपको एनर्जी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये डिप्लोमा के फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, लास्ट सेमेस्टर का, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये थ्योरी बेस्ड है, लेकिन इसमें से कुछ इसमें जो रूल्स हैं या फिर फुल फॉर्म्स हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए आपको, क्योंकि देखिए 4-5 साल बाद रिक्रूटमेंट आई है, तो इसने कोई मतलब इसने कोई सिलेबस मेंशन नहीं किया है कि हम पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट से पेपर बनाएंगे। हो सकता है 2-4 दिन बाद ये साइट पे अपडेट कर दे, बट अभी नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ें मान के चलनी ही होगी कि आपको ये सब पढ़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स पे। देखिए, डिप्लोमा में बच्चे ज़्यादातर प्योर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स को ही पढ़ते हैं, लेकिन डिग्री वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में। मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको बता ही दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स देखिए आप क्या क्या पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है आपको, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, इसलिए बहुत बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर या तो प्योर इलेक्ट्रिकल भी बन सकता है और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड पेपर भी बन सकता है, इसलिए आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये डिप्लोमा में बहुत मतलब ज़्यादा डीप में नहीं था, लेकिन जब डिग्री में हम आते हैं, BE वाले बच्चों को पता होगा, जो BE किए हुए होते हैं स्टूडेंट। अब ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें कम से कम 5-7 टॉपिक रहते हैं। डिजिटल में आप इनकोडर, डिकोडर, एडर, फुल एडर, हाफ एडर, लॉजिक गेट्स, डिजिटल स्विचिंग सर्किट्स और लॉजिक फैमिलीज़,
ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ओपेम के बारे में पढ़ेंगे, क्लिपर, क्लैम्पर, हाफ वेव, फुल वेव, हाफ वेव, फुल वेव, रेक्टिफायर, क्लिपर, क्रैम्पर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ये सब चीज़ें आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, SCR फैमिली, चॉपर, इन्वर्टर, कन्वर्टर, इनकी डिटेल्स हम यहाँ पढ़ते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना। कंट्रोल सिस्टम, अब देखिए मैं आपको एक बात और बताती हूँ, एक सेकेंड। हमारा हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब हम आते हैं कंट्रोल सिस्टम में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कंट्रोल सिस्टम तो डिप्लोमा में रहता ही नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स तो डिप्लोमा में है ही नहीं, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही डिजिटल का एक चैप्टर दे रखा है। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के उन्होंने डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट्स हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। ठीक है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही उन्होंने कुछ चैप्टर इंक्लूड कर रखे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे IC और ये सब चीज़ें डिजिटल में पढ़ा दी। और मतलब बहुत कम चैप्टर, मेरा कहने का मतलब है कि डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने एनालॉग के 2 चैप्टर करके उसको बेसिक नाम दे दिया था। ठीक है, लेकिन जब हम डिग्री में आते हैं तो ये सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये सिग्नल सिस्टम। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक प्रीवियस पेपर था, मैंने उसको देखा। अब बताइए आप, डिप्लोमा में तो सिग्नल सिस्टम होता ही नहीं है। इवन डिग्री में भी बच्चे शायद ही इसको कोई ज़्यादा वो लोड लेते होंगे सब्जेक्ट्स का। पता है, इससे कम से कम 5-7 क्वेश्चंस थे पेपर में, 5 से 7 क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम के थे, वो भी इसके फंक्शन से, इसकी प्रॉपर्टीज़ से। कंट्रोल सिस्टम से थे इवन 2 से 3 क्वेश्चन। अब बताइए आपकी डिप्लोमा में बच्चे ना तो कंट्रोल पढ़ते हैं ना सिग्नल पढ़ते हैं, लेकिन आप किसको बताने चाहोगे कि हम पढ़ते ही नहीं है, ये तो रहता ही नहीं है, तो कहाँ से पढ़ोगे आप। लेकिन पेपर में तो दिया है ना उसने, तो इसलिए आपको कंट्रोल सिस्टम में जो इसमें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है, ट्रांसफ़र फंक्शन है, गेन, रूट लोकस है, ये सब चीज़ें आपको देख के जाना पड़ेगा कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, और सिग्नल सिस्टम में भी आपको इसकी बेसिक ट्रांसफ़र फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी जो इसमें कुछ थ्योरम्स होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको देख के जाना पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जब पर्टिकुलर पेपर लेते थे अपना, कौन, डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों कंपनीज अलग अलग पेपर लेती थी, लेकिन उस टाइम तो मेरे हिसाब से मतलब जब भी एग्ज़ाम हुआ है पहली बार इतनी बल्क में वैकेंसीज आई थी, रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल पे ही आती थी पहले तो। ठीक है, तो मेरा ये कहना पड़ रहा है कि पहले तो पेपर इंडिविजुअल होता था, तो पेपर कभी कोई इजी भी आ जाता था, कभी कोई हार्ड भी आ जाता था। ठीक है, लेकिन उस टाइम हमको पता था ना कि ये पेपर कहाँ का है, कौन करवा रहा है। लेकिन इस बार क्या है कि सिर्फ एक ही पेपर बनेगा सबकी के लिए, एक पेपर बनेगा, मतलब पेपर तो डिफरेंट शिफ्ट में होगा, लेकिन पेपर एक ही कंपनी बनाएगी, तो वो लेवल को बराबर रखेगी, पेपर के लेवल को, मतलब पेपर का जो लेवल रहेगा वो हर शिफ्ट के लिए इक्वल ही रहेगा। ठीक है, अब वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना होगा हर सब्जेक्ट्स को। ठीक है, और इसमें और भी कुछ सब्जेक्ट अभी तो मैंने आते तो आपको लिख पाए नहीं है। देखिए, उसके बाद 1 मिनट देखिए, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, एनालॉग हो गया। अब इधर हम आते हैं, 1 मिनट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इधर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर में। ये देखिए, एक होता है माइक्रो प्रोसेसर, ये तो इतना खतरनाक सब्जेक्ट, खतरनाक तो नहीं है, जो पढ़ता उसके लिए तो नहीं है, लेकिन ये अगर इलेक्ट्रिकल वाला कोई देख लेना इसको तो ऐसा लगे कि क्या ही पूछा है। अब इसमें है ना, जब पढ़ा होगा तो कुछ पता होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हमको तो ऐसा ही लगेगा कि अरे बाप रे, माइक्रो प्रोसेसर आया था। लेकिन ये मैं बता रही हूँ ना, ये इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए टफ सब्जेक्ट्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि नाम ही नहीं सुना, आप डिग्री में भी नहीं पढ़ते हैं, डिग्री में शायद माइक्रो प्रोसेसर रहता है, माइक्रो कंट्रोलर नहीं रहता।
ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन जो बच्चे डिग्री करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो लोग ये सब पढ़ते हैं, इसलिए पेपर में भी है क्वेश्चंस इसके, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर, अब इसमें आपको कोई पूरा मतलब माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ना है, आपको 8085 देख के जाना है। अब इसमें 8086 भी होता है, ठीक है। तो आपको इनकी बेसिक चीज़ें मतलब कुछ तो पता हो एटलीस्ट, अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये तो पता हो कि सब्जेक्ट क्या मतलब क्या पूछ रहा है, नहीं तो पता चले पता ही नहीं हमको कि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर भी आएगा, ठीक है। देखो आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ही पेपर आएगा। हो सकता है इलेक्ट्रिकल के 6 सब्जेक्ट से ही पेपर बन जाए, और हो सकता है आपको इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड पेपर दे दे कि 50 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन दे दो, 25 मार्क्स का इलेक्ट्रॉनिक्स दे दे। तो सिलेक्शन में तो दोनों ही ब्रांच रोल प्ले करेंगी ना, दोनों के सब्जेक्ट्स रोल प्ले करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। देखिए हमने क्या बोला, देखिए ये हमारे एसएससी के सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर, प्रोटेक्शन, UEET और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। ये 7 सब्जेक्ट्स तो हम काय में पढ़ते हैं, अपने एसएससी में पढ़ते हैं। तो ये तो सब पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमको इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, जिसमें देखिए मैं आपको ये बता रही थी ना कि जो अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल ऑटोमेशन के सब्जेक्ट्स हैं, PLC, SCADA, और ये अभी अभी जो एट प्रेजेंट हमारे जो सबस्टेशन और इनमें ये सब चीज़ें लगी हुई हैं ऑटोमेशन, ठीक है। तो ये PLC, SCADA अब डिप्लोमा में बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है, डिजिटल पढ़ना है, एनालॉग पढ़ना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, सिग्नल सिस्टम पढ़ना है, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। देखिए माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर भी आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग मटेरियल, अब इस मटेरियल में, अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसको मटेरियल साइंस के नाम से भी पढ़ते हैं, उनको कुछ डीप में पढ़ना होता है, और आपको इसमें इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में पढ़ना होता है। मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कार्बन, कॉपर, इनके जो एलॉय और इनके जो मिक्सअप रहते हैं, ये सब चीज़ें इसमें थ्योरी बेस्ड रहता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स छूटा तो नहीं है, इवन आप इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के साथ आपने इंस्ट्रूमेंटेशन, वैसे तो उसमें ऐड रहता है, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंटेशन भी देख के ही जाना है। इंस्ट्रूमेंटेशन इसमें क्या है, देखिए इसमें ट्रांसड्यूसर, अपने सोलर सेल। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या रहता है, अपना ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं हम, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये सब चीज़ें हम इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ओवरऑल आपके कितने सब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3, देखिए 7 तो ये सब्जेक्ट्स हो गए हमारे, ठीक है। 7 सब्जेक्ट्स तो ये हो गए। उसके बाद PLC, SCADA और एनर्जी कंजर्वेशन, 7 और 3 10, ठीक है। 10 के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स कितने हुए हमारे, 10 सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए, ठीक है। तो देखिए 10 सब्जेक्ट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए। अब मैं या आप लोग शायद जो नए होंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, अब वो ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे आप डरा रहे हो, लेकिन मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको मतलब आपको एक सचेत कर रही हूँ कि पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड भी आ सकता है, क्योंकि मेंशन थोड़ी ना किया गया है कि हम सिलेबस क्या देंगे, ठीक है। और 10 सब्जेक्ट्स हमारे इलेक्ट्रिकल के रहेंगे,
ठीक है। इसमें हमारा पीएलसी स्काडा और कंजर्वेशन मैनेजमेंट ये सब एड है, ठीक है। अब हमको टोटल 20 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। पचहत्तर मार्क्स के लिए हमको 20 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेंगे एटलीस्ट। और अगर आप इसमें से कुछ छोड़ेंगे भी तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तो सारे सब्जेक्ट्स आपको A to Z पढ़ के जाना होगा, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में रिस्क ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो एक सब्जेक्ट्स भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि देखिए पेपर अगर मशीन पावर सिस्टम से आ गया ना तो ये 20 मार्क्स का मशीन दे देगा और ये 20 मार्क्स का पावर सिस्टम दे देगा। और पता है पेपर भी कभी कभी तो थ्योरी बेस्ड ही बना देता है और कभी कभी न्यूमेरिकल बेस्ड, और कभी कभी न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों आ जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। अब देखिए कुछ अब मैं ये बोल रही हूँ कि मान लीजिए इलेक्ट्रिकल बेस्ड पेपर बनता है, एक अपन अजम्पशन लेते हैं। इनकेस मेरा तो यही मानना है कि पेपर इलेक्ट्रिकल बेस्ड ही बने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे जो 7 सब्जेक्ट हैं एसएससी के, अगर इससे पेपर आता है तो आप ये मान के चलिए कि आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में कम से कम 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल या 15 से 20 नंबर का हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको उसमें न्यूमेरिकल दिखेंगे सर्किट बेस्ड। आपसे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने को पूछ लेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने को बोल देगा, या फिर रेजोनेंस सर्किट से कुछ क्वेश्चंस दे देगा आपको, 3 फेज पॉलीफेज सर्किट से कुछ क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है। अब मशीन्स में आपको न्यूमेरिकल तो आपको पता ही है कि डीसी मशीन्स में न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल, ट्रांसफार्मर में आपको ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन एसी मशीन्स के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें चूँकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल देगा, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट तो हमारा प्योर थ्योरी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा थ्योरी है। पावर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अकेला 50 तो नहीं मैं बोलूँ 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें 4 पार्ट है ना, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच गियर प्रोटेक्शन, ठीक है। अब ये स्विच गियर प्रोटेक्शन तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको ये बताऊँ कि सबस्टेशन में जो जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन बुकोज रिले में मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन होता है, बुकोज रिले की सारी डिटेल है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। अब जैसे जनरेशन है, जनरेशन में हाइड्रल पावर प्लांट है, हाइड्रल पावर प्लांट में कितना बड़ा हाइड्रल पावर प्लांट है कि उसकी टरबाइंस के बारे में आपसे पूछ लेगा, उसके लेंथ के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कहाँ कितनी दूरी पे क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद आपको सर्ज टैंक, पेन स्टॉक के बारे में पूछ लेगा। इसके बाद इसके बेस लोड, पिक लोड पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ट्रांसमिशन में आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने का। तो मेरा कहने का मतलब है अगर प्योर पेपर इलेक्ट्रिकल से भी बनेगा तो ये सारे सब्जेक्ट्स तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट, यूईटी ये ऐसा सब्जेक्ट है अगर आ जाए ना तो 5 से 7 क्वेश्चन इसी के आ जाते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है, सोडियम इल्यूमिनेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इल्यूमिनेशंस में इतनी सारी यूनिट है, आपसे ल्यूमिनियस एफिशिएंसी की यूनिट पूछ लेगा, ल्यूमिनियस फ्लक्स पूछ लेगा, आपसे सॉलिड एंगल की फ्लक्स की यूनिट पूछ लेगा, ठीक है, मेंटेनेंस फैक्टर पूछ लेगा, सोडियम वेपर लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प, फिलामेंट लैम्प, इनकैंडेंट लैम्प के बारे में पूछ लेगा आपसे, रेजिस्टेंस, वेल्डिंग हीटिंग के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस करके एक चैप्टर होता है लास्ट में, वो पूछ लेगा। ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्शन में आपको क्वाड्रिलेटर, ट्रेपेजोइडल कर्व पूछ लेगा। तो ये ऐसा सब ये है पूरा थ्योरेटिकल, लेकिन ये ऐसा है कि अकेले ही 5-7 नंबर दिला सकता है अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। अब इसमें इल्यूमिनेशन में कुछ न्यूमेरिकल है वो आपको देखना पड़ेंगे, ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग तो प्योर अपना थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है, ठीक है। इसके बाद हम देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डीप में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आएगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसको तो यही नहीं पता ना कि होता क्या है। अब जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम पढ़ते ही हैं, डिजिटल में हम लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी
सॉरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओपेम ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। सॉरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपसे SCR फैमिली, ट्रायक, इसके डायग्राम, इसके टर्मिनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये SCR फैमिली। इसमें चॉपर, इन्वर्टर, कन्वर्टर, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में मैंने आपको बताया ना, कंट्रोल सिस्टम के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। एक तो इसका जो इंट्रोडक्शन रहता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, स्टेबिलिटी फाइंड करना और ट्रांसफ़र फंक्शन। सिग्नल सिस्टम में भी आप इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, डिस्क्रीट और ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि इसके सिर्फ बेसिक ही पढ़ना है आपको। हालांकि डिप्लोमा में तो है ही नहीं, पर क्वेश्चन तो पेपर में दे रखे हैं इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर में भी आपको बेसिक्स ही पढ़ना है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 आपको पढ़ना है। एक सेकेंड, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर में आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है। अभी होते तो इतने सारे हैं, लेकिन अब फ़िलहाल तो मुझे पेपर में क्वेश्चन इसी से दिखे हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में देखिए, एक तो 8085 होता है और एक 8086 होता है मेनली। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर और 8086, तो आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा कि कब मतलब फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब आया था, किस कंपनी ने बनाया था, कितने बिट का था, फिर किसने किसको रिप्लेस किया, किस टेक्नोलॉजी बेस्ड था, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के इंट्रोडक्शन में इसकी जो हिस्ट्री है वो आप पढ़ लीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर की, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल तो पढ़ना ही पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब टोटल कुल मिला के आपको 20 सब्जेक्ट्स को आपको ऑन एवरेज आपको, मतलब आप अच्छे से ना भी पढ़ें तो कुछ जो मेन टॉपिक है वो भी तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, देखिए। अब ये मेरा अजम्पशन नहीं है, मैं आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए ये चीज़ बता रही हूँ कि जब पहले पेपर हुआ करता था तो जिस टाइम भी लास्ट डेट रहती है फॉर्म की लास्ट डेट, फॉर्म की जो लास्ट डेट रहती है उसके 1 से 1.5 महीने बाद, मतलब आप मान के चलिए 45 दिन बाद, 45 डेज़ बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। लास्ट डेट के बाद, लास्ट डेट हमारा क्या है इस फॉर्म का, 16 मार्च है, 16 मार्च है, ठीक है। 16 मार्च से आप 45 डेज़ गिन लीजिए, मतलब 16 अप्रैल और मतलब 45 डेज़ भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 40 डेज़ ही मान लीजिए आप मेरे हिसाब से। तो अब ये सिर्फ एक अजम्पशन है, नहीं तो आप बोलेंगे मैडम ने बोला था 40 दिन बाद ही पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इसमें एग्ज़ाम डेट मेंशन नहीं है, तो मैंने जो ये चीज़ देखी है मैं बता रही हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म के लास्ट डेट के 40 दिन बाद आपका कुछ भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ ही जाता है कि एग्ज़ाम कब होगा, या फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देते हैं लोग, ठीक है। तो आप देखिए 16 मार्च हमारा लास्ट डेट है, 16 मार्च हमारा लास्ट डेट है, तो आप ये समझिए कि 20 अप्रैल या फिर एट द एंड ऑफ अप्रैल आपको कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा आफ्टर 20 अप्रैल, और इसके पहले भी मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 20 अप्रैल के बाद एग्ज़ाम का कहीं ना कहीं कुछ भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि इस डेट पे एग्ज़ाम होगा या फिर इस दिन एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम पहले भी हुए हैं और ये लोग पहले तो नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट दे देते थे, लेकिन इस बार नहीं दिया है। तो ऐसा मतलब ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम के 8 दिन पहले एडमिट कार्ड देते और 8 दिन पहले आपको डेट बता दें, ठीक है। ये सिर्फ एक मेरा पर्सनली मानना है, लेकिन अब जो भी हो देखा जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप 20 अप्रैल तक अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए कि ये मान के चलिए कि आपको 20 अप्रैल तक तो एग्ज़ाम देना ही देना है, ठीक है। 20 अप्रैल तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर उसका कुछ भी
पता चल ही जाएगा कि एग्ज़ाम कब होना है, या तो एट द एंड ऑफ अप्रैल होगा या फिर मई के फर्स्ट वीक में, पर जहाँ तक मुझे लगता है अप्रैल में ही हो जाएगा पेपर तो। ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं नॉन टेक पे। देखिए नॉन टेक्निकल में आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके जीएस पढ़ना ही पढ़ना है, अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा नहीं। नॉन टेक, ठीक है। और आप ये समझिए कि पेपर को अगर पास करना है तो आपको दोनों सब्जेक्ट्स, टेक्निकल तो ठीक है, नॉन टेक भी आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रोल तो ये भी प्ले करेगा ना सिलेक्शन में। 25 मार्क्स का अगर आपने 25 में से 22 नंबर भी अगर आप ले लिए, कुछ लोग तो 25 में से 25 भी ला सकते हैं, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर किए होंगे नॉन टेक, ठीक है। तो अगर आप 25 में से 22 नंबर भी इसमें ले आते हैं तो ये आपके सिलेक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक ओवरव्यू था एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, एग्ज़ाम सिलेबस डिस्कशन को लेके, और एक पेपर का एक नॉर्मल कैसा क्या आ सकता है, ये मैंने अपना व्यूज़ रखा है, ठीक है। अब देखिए पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यही है कि आप एग्ज़ाम रिलीवेंट कंटेंट पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। कहने का मतलब है कि कंटेंट वैसा होना चाहिए जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उटपटांग पढ़े जा रहे हैं और बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप कुछ भी पढ़ें, क्वालिटी कंटेंट पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन जो एग्ज़ाम में आता है, जो एग्ज़ाम में पूछता है वो चीज़ पढ़ें आप। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन मशीन लेके बैठ गए और पूरा मशीन आपने 2 महीने तक आप मशीन ही पढ़ते रहे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पेपर एक ही सब्जेक्ट से बनना है, पेपर ओवरऑल पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से बनेगा। तो अब कहने का मतलब है कि आप अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब आप पहले एक बार उसको ओवरऑल या तो शॉर्ट या तो किसी से नोट्स हो आपके पास, तो आप नोट्स को रिवाइज़ करके पहले कम से कम आप 15 दिन का ऐसा प्लान करिए कि आप पहले सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बेसिक शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं अपने पढ़ने के साथ साथ ही। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉपी में, मतलब आपने सारे सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं, आपके जो भी हैं नोट्स आपके बन रखे हैं कॉपी में, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको अपना एक तरीका बता रही हूँ। मान लीजिए आपकी कॉपी में आपके नोट्स प्रिपेयर हैं, नोट्स आपके पूरे बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज मतलब अभी तक तो शायद कोई भी स्टूडेंट, हाँ फ्रेशर्स हो तो कह सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स 1-2 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके पास नोट्स तो बने ही होंगे। तो आप सबसे पहले क्या करिए, 10-15 दिन, एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स को, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग और नून, 2-2 घंटे आप इसमें शेड्यूल्ड कीजिए, और आप एक चैप्टर वाइज चैप्टर 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स को लीजिए और आप उस कॉपी को उठा के आपके जो नोट्स बने उनको पहले पढ़ना स्टार्ट करिए। आप 10-15 दिन ऐसे कंटिन्यू सारे सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ इन द सेंस एक बार पढ़ तो लीजिए, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। अब देखिए नोट्स जो बनाता है वो ऑब्वियसली अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो आप उसमें हाईलाइट भी करते हैं, और वैसे भी नोट्स में तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं कोई डिटेल में नोट्स बना रहा है तो उसमें भी आप स्पेसिफाई कर लेते हैं कि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो पूरे सिलेबस को एक बार रिव्यू करिए, मतलब पूरे सिलेबस को एक बार आप पढ़िए। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मना नहीं करूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को, लेकिन आपको उस चीज़ का पहले एक बार थ्योरी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या है, बस प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन आपको उसका थ्योरी भी तो पता होना चाहिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप आंसर क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक बार सारी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। अब शॉर्ट नोट्स आप क्या करिए, पतली सी कॉपी लीजिए, जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसी में टाइम टू टाइम उसको नोट करते जाइएगा। अगर नहीं बने हो तो जिसके पास बने हुए हैं शॉर्ट नोट्स वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो पढ़ ही लेगा। मुझे जहाँ तक लगता है आपने सब इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके शॉर्ट नोट्स तो आई थिंक प्रिपेयर ही होंगे, बट जिसके नहीं होंगे वो आप नोट्स को पढ़ते पढ़ते आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, एक चीज़ तो हमने ये पढ़ ली कि हमने सारी थ्योरी रिवाइज़ कर ली, हमने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए। उसके बाद आप क्या करिएगा,
हर सब्जेक्ट्स के फार्मूलाज, ठीक है, फार्मूलाज होते हैं हमारे कुछ, ठीक है, फार्मूलाज होते हैं। तो आप एक कॉपी फार्मूले की अलग बनाइए और उसमें सारे A to Z फार्मूलेज को आप लिख लीजिए कि ट्रांसफार्मर में ये फार्मूला होता है, इंडक्शन मशीन में ये फार्मूला होता है, सिंक्रोनस मशीन में ये फार्मूला होता है, ठीक है। और उस कॉपी को आप रोज़ रिवाइज करिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिएगा, आप उस कॉपी को है ना अपने हाथ में ही रखिए या एक डायरी लीजिएगा छोटी सी, और उस कॉपी को आप अपने साथ में ही रखिए। मतलब जैसे अपने मोबाइल साथ में रखते हैं ना, वैसे उस कॉपी को आप साथ में ही रखिए। और उसको अब मतलब कहीं ना कहीं आप उसको एक बार खोलेंगे, मान लीजिए कि हम 10 मिनट किसी का वेट कर रहे हैं, जो भी है, कहीं खड़े हैं और आपके हाथ में वो कॉपी और आपने उसको पढ़ लिया, तो आपको वो माइंड सेट हो जाता है ना कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक डायरी आपके साथ में ऐसी होनी चाहिए जो अपने मतलब अपने जो फॉर्मूले हैं या अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो उसमें रहे और वो आपके साथ में रहे। जैसे मोबाइल साथ में रहता है ना, ऐसे उस डायरी को साथ में रखिएगा और जब जहाँ टाइम मिले उसको खोल के अपन पढ़ने लग जाओ, और क्या, ठीक है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये बेस्ट आइडिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, पहले तो आप थ्योरी पढ़िएगा, फिर उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिएगा, फिर फार्मूला वाली एक डायरी बनाइएगा, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लीजिएगा। फिर आप PYQ स्टार्ट करिए। PYQ क्वेश्चन से आपको एक पता पड़ेगा कि पेपर का क्वेश्चंस कैसा आता है, ठीक है। उसके बाद आप एक टेस्ट सीरीज़, कोई सी भी एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, और PYQ के साथ साथ आप सारे सब्जेक्ट्स के आप MCQ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कहीं से भी करिए, वो आपका इशू है, मतलब आपका मैटर है वो कि आप कौन सी बुक को प्रेफर करते हैं। बुक्स पब्लिकेशंस तो बहुत सारे हैं, राइटर भी बहुत सारे हैं, और MCQ बेस्ड सबकी अपनी अपनी फेवरेट होती है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो आप उसमें से MCQ भी आप प्रैक्टिस करिए, PYQ लगाइए, टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने पूरा सिलेबस अगर आपका 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपको टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में पहले आप अपना चैप्टर टेस्ट दीजिए, सब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए, फिर ओवरऑल टेस्ट दीजिए, ठीक है। नॉन टेक का अलग से टेस्ट दे दीजिए। अब नॉन टेक्निकल में तो कोई स्पेसिफाई नहीं है, तो आप किसी भी जैसे अपना एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड की जो भी टेस्ट सीरीज़ है उसमें जो जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वो आप लगा सकते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग वो तो आप GK GS तो वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो कॉमन पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप है ना क्या करिएगा कि सबसे पहले थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद आप फार्मूला का डायरी बना लीजिए जो अपने साथ में रखिएगा, ठीक है। ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। उसके बाद आपको PYQ और PYQ क्वेश्चंस और MCQ मल्टीप्लाई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको एक चीज़ तो मैं भूल ही गई कि आपको है ना डेली सब्जेक्ट्स शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। डेली शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन करने हैं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जितना भी आपसे बन पाए, डेली शॉर्ट नोट्स को आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद PYQ MCQs हो गए, फिर आपको टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट अटैम्प्ट करना है, ये तो कंपलसरी है। तो टेस्ट सीरीज़ मस्ट, एग्ज़ाम पास करने के लिए टेस्ट सीरीज़ तो देना ही होगा, ठीक है। ये तो कंपलसरी है कि आपको एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करके जानी ही है, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद अब मान लीजिए आपके पास फिर भी टाइम रहता है, तो आपने जो सब्जेक्ट्स छोड़े हों या जो बच गए हों आप उनको प्रिपेयर करिएगा फिर, ठीक है। लेकिन हो सकता है तब तक एग्ज़ाम का टाइम ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी मेरी बात कि मैं क्या बताना चाह रही थी और क्या समझाया मैंने आपको। और फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी स्टूडेंट्स को, तो आप मुझसे बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, देखिए नॉन टेक्निकल में इसने GK GS करंट अफेयर्स दे रखा है, तो आप करंट अफेयर्स का लास्ट, जैसे अभी क्या फरवरी, तो आप लास्ट 8 मंथ, ठीक है, लास्ट 8 मंथ का आप करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करके ही जाइएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप अक्टूबर 2022 से स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। अक्टूबर
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और जब भी पेपर होगा उसके तब तक का आपको करंट अफेयर्स आई थिंक प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। और उसने जिसने उससे पहले का भी पढ़ रखा हो तो वो तो फिर आपका एडिशनल बेनिफिट है, ओके। अब पहली बात तो उसने कुछ स्पेसिफाई कर नहीं रखा है, वेट करते हैं, देखते हैं कभी वेबसाइट पे सिलेबस अपडेट करता है या फिर कुछ पेपर पैटर्न तो दे ही दिया है, सिलेबस शायद अपडेट कर दें, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3-4 साल बाद अपॉर्चुनिटी आई है और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करिए, ठीक है। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी चीज़ को आपको समझने में, पढ़ने में, या फिर कहीं भी कोई XYZ कोई प्रॉब्लम आ रही हो रिगार्डिंग दिस पेपर, तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। आई होप आपको आज का जो मैंने आपको ये जो समझाया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने आपको क्या बताया, 20 अप्रैल तक आपको कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, अब ये मेरा अजम्पशन है, हो सकता है, मतलब हो सकता है 10 दिन 15 दिन आगे पीछे हो जाए एग्ज़ाम, लेकिन हो जाएगा। अगर अप्रैल में नहीं आया तो मई के फर्स्ट वीक में तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से जी जान से तैयारी करिए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करिए, ठीक है, और सिलेक्शन लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।